नमस्कार। राजस्थान में विधानसभा चुनावों के बाद जब भी नई सरकार आती है तो एक परंपरा है, वो पिछली सरकार के अंतिम 6 माह के कार्यकाल में जो भी प्रमुख निर्णय लिए गए हैं उनकी समीक्षा करवाती है। और इस बार बीजेपी सरकार ने भी पिछली कांग्रेस सरकार के अंतिम 6 माह के निर्णयों की समीक्षा का काम शुरू किया। इसके लिए एक मंत्रिमंडलीय समिति गठित की गई, लेकिन इस समीक्षा में आम तौर पर कुछ भूमि आवंटन के केसेस, कुछ पट्टे देने के केसेस, कुछ रियायतें देने के केसेस शामिल होते हैं। इन्हीं सब के बीच में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय उभरा, वो था पिछली सरकार द्वारा 17 नए जिले और 3 नए संभाग गठित करने का मामला। ये मामला इतना महत्वपूर्ण था कि उसके लिए पृथक से एक मंत्रिमंडलीय उपसमिति का गठन किया गया। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा जी को उसका अध्यक्ष बनाया गया और इस कमेटी को सहयोग प्रदान करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति पृथक से गठित की गई, जिसका चेयरमैन हमारे राजस्थान के बहुत ही मेरिटोरियस और आप कह सकते हैं माटी के लाल या सन ऑफ द सॉइल रिटायर्ड आईएएस अधिकारी डॉक्टर ललित के पंवार को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई। और डॉक्टर ललित के पंवार के साथ में गृह, फाइनेंस, रूरल डेवलपमेंट और रेवेन्यू, इन विभागों के अधिकारियों को भी साथ लगाया गया और एक कमेटी गठित की गई। डॉक्टर ललित के पंवार की अध्यक्षता में गठित इस कमेटी का काम था कि 2 माह के भीतर पहले जो डॉक्टर रामलुभाया की कमेटी ने प्रस्ताव दिए थे उन प्रस्तावों की समीक्षा करे और अपने सुझाव दे, ताकि मंत्रिमंडलीय उपसमिति इस पे अंतिम निर्णय ले सके और फिर मंत्रिमंडलीय उपसमिति की जो सिफारिश होगी उसका निर्णय कैबिनेट में कराया जा सके। आज के कीनोट कार्यक्रम में खुद डॉक्टर ललित के पंवार हमारे साथ मौजूद हैं। पंवार साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, नमस्कार। आमतौर पे हम कीनोट कार्यक्रम में जो भी हमारे अतिथि आते हैं उनसे उनके प्रारंभिक जीवन के बारे में या और उनकी जो उपलब्धियां हैं उसके बारे में बात करते हैं, लेकिन ये विषय इतना महत्वपूर्ण है, मैं सोचता हूँ पहले हम सीधा इन्हीं जो जिलों के गठन पुनर्गठन और संभागों के गठन पुनर्गठन के बारे में बातचीत है उसको कर लेते हैं। तो पंवार साहब, आपको जब ये विशेषज्ञ समिति का चेयरमैन बनाया गया तो क्या मैंडेट आपको दिया गया था, क्या आपसे अपेक्षा की गई थी कि आप क्या जांच करेंगे या क्या समीक्षा करेंगे? मुख्य रूप से जो हमें मैंडेट दिया गया कमेटी का, उसमें था क्षेत्राधिकार, जिलों का क्षेत्राधिकार, प्रशासनिक सुविधा, वित्तीय संसाधन और एक आम नागरिक का जिला मुख्यालय पे एक्सेस। ये 4 मेन पैरामीटर्स थे जिन पे हमारी कमेटी ने इसको परीक्षण किया। तो आपने जो ये नए जिलों की समीक्षा की, इसमें मापदंड किन किन को देखा? जैसा भी आपने जिक्र किया, एक मुख्य मापदंड तो होता है जनसंख्या का, दूसरा होता है कि भौगोलिक क्षेत्र का, जो मूल जिला है उससे नए जिले के मुख्यालय की दूरी कितनी है, कितने लोगों को सुविधा हो रही है। तीसरा होता है वहाँ उद्योग धंधे कैसे हैं, वहाँ की जो आर्थिक संसाधन है वो कैसे हैं, वहाँ पे सरकारी कार्यालय या उनका वितरण किस प्रकार से है और औद्योगिक क्षेत्र किस तरह से हैं। तो ऐसे क्या क्या मापदंड आपने? पवन जी, उसमें करीब 10 पैरामीटर्स हम लोगों ने इस पर किए थे। ये 4 तो मैंने आपको बताई दिए, ये तो गवर्नमेंट से मैंडेट थे। इसी के साथ हमने 6 और जोड़े। अच्छा। जैसे कि अवेलेबल इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ऑलरेडी वहाँ पे कितना प्रशासनिक ढांचा उपलब्ध है। कई ऐसे जिले जहाँ एडिशनल कलेक्टर, एडीएम और एडिशनल एसपी पहले ही बैठते थे, तो वहाँ कंपेरेटिवली आसान हो जाता है। सही बात है। प्लस वहाँ का फाइनेंशियल बेस, वित्तीय संसाधन वहाँ पे कैसे हैं, कनेक्टिविटी, कम्युनिकेशन, नेटवर्क, क्या वो डेजर्ट एरिया है या ट्राइबल एरिया, क्या उसके अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं। और साथ ही साथ कल्चरल एफिनिटी, कि ब्रज एरिया है या मेवात है, मारवाड़ है या मेवाड़ है, तो कल्चरल एफिनिटी भी वागड़ एरिया जैसे बड़ा एक स्ट्रॉन्ग रोल अदा करती है कई लोगों का। तो मेरे पास ऐसे कई डेलीगेशन आए जिसमें एक आर्ग्यूमेंट ये भी था कि साहब हमारा सांस्कृतिक जुड़ाव अमुक ज़िले से नहीं, हम तो उसी ज़िले में रहना चाहते हैं। तो ये करीब 10 पॉइंट्स हमारे थे। और एक जो ये जो जब हम क्षेत्र का पुनर्विभाजन करते हैं तो एक को टर्मिनस एरियाज़ की बड़ी प्रॉब्लम रहती है। कई बार देखते हैं हम कि जैसे नए ज़िले बने हैं तो एक विधानसभा क्षेत्र 2 जिलों में बढ़ जाता है, कुछ टुकड़ा उसका दूसरे ज़िले में आ गया, तो ये स्थिति अच्छी नहीं कही जा सकती। जो हमारी लोकसभा की सीट होती है उसमें तो मजबूरी है, क्योंकि उसमें 8 विधानसभा क्षेत्र रहते हैं, तो 1 से ज़्यादा जिले शामिल रहते हैं। लेकिन विधानसभा के मामले में हम ये ऐसा कर सकते हैं कि जो नए जिले हैं उनमें एक पूरा विधानसभा क्षेत्र आता हो। तो ऐसा को टर्मिनस एरियाज़ के बारे में भी आपने कुछ ध्यान रखा है? इसको भी हमने ध्यान रखा, हालांकि वो स्टेज अभी नहीं है,
क्योंकि अभी पहले गवर्नमेंट और कैबिनेट ये तय करेगा कि कौन कौन से ज़िले कायम रहेंगे। जब कायम रह जाएंगे तो फिर उनका फाइन ट्यूनिंग होगा, और जब परिसीमन आएगा 2026 में तो उसके साथ उसको अलाइन किया जाएगा। तो अभी कई ऐसे, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कई ज़िलों में, जैसे कि अब दूदू में एक ही एमएलए है, हाँ, और कई ज़िले ऐसे हैं जहाँ पे 5 एमएलए हैं, तो ये एक तरह का एक डिसप्रोपोर्शनेट है। तो उसका भी बैलेंसिंग के लिए इस स्टेज पे हमने अपना प्रयास किया है कि जो ज्योग्राफिकल लिमिटेशंस हैं उनको ध्यान रखते हुए हमने कुछ सुझाव हमने गवर्नमेंट को दी हैं, और इसका जो फाइनल फाइन ट्यूनिंग है वो परिसीमन के साथ ही संभव होगा। नहीं तो अभी फिर इस स्तर पे आपने क्या कोई जीआईएस मैपिंग के थ्रू या ड्रोन मैपिंग के थ्रू एरिया को डिवाइड करके नहीं बताया जिलों का कि किस नए ज़िले में कितना भूभाग आना चाहिए? जी, हम लोगों ने पहले नेशनल नॉर्म्स वो देखे कि हमारे भारतवर्ष में 788 ज़िले हैं, तो एवरेज एक ज़िले का औसत क्षेत्रफल कितना है? वो 4242 स्क्वायर किलोमीटर एवरेज क्षेत्रफल ज़िले का है। इसको हमने राजस्थान से कंपेयर किया। अच्छा, राजस्थान जैसा आप जानते हैं पवन जी, हमारे भारत का सबसे बड़ा राज्य है। बिल्कुल सही। तो यहाँ औसत आ रहा 10,000 स्क्वायर किलोमीटर का। हमारे ज़िले बड़े बड़े हैं। अकेला जैसलमेर ज़िला ही केरल स्टेट के बराबर है, 38,000 स्क्वायर किलोमीटर है। तो हमने ये फाइन ट्यूनिंग की कि जो नया ज़िला बना उसका एरिया कितना है, पुराने का कितना था, नेशनल नॉर्म्स क्या है, और उसके बाद में उसको जक्स्टापोज किया गया ताकि जहाँ तक हो सके एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिटी भी रह सके। और कई बार आपने देखा होगा कि एक पंचायत समिति बढ़ जाती है कि आधा इधर भाग पड़ रहा है, उधर पड़ रहा है। सो उस फाइन ट्यूनिंग की भी स्टेज नेक्स्ट स्टेज पे वो आएगी। एक बार जब ज़िले फ्रीज हो जाए तो फिर ज़िला परिषद और आगे जो स्टेज है अर्बन बॉडी वो सब उस पर आएगी। तो मतलब अभी जिलों की भौगोलिक सीमा को आपने नहीं देखा है, और जब भौगोलिक सीमा परिसीमन के समय तय होगी तब ये देखा जाएगा कि पुलिस प्रशासन का कैसे हो तालमेल। कई बार थाने भी बढ़ जाते हैं। बिल्कुल। तो थाना है, उसके वृत्ताधिकारी हैं, ये सब चीज़ें बाद में तय होगी, अभी नहीं होगी। स्टेज 2 रहेगी। अभी एक तरह से मैक्रो लेवल पे हमने देखा इसको। हालांकि जिलों की सीमाएं तो जब नोटिफिकेशन निकला तो उसमें वो नोटिफाइड हो गई, बट उसकी जो फाइन ट्यूनिंग जैसा आप कह रहे हैं, तहसील लेवल की फाइन ट्यूनिंग, ब्लॉक लेवल की फाइन ट्यूनिंग, असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल की फाइन ट्यूनिंग, ये स्टेज 2 और स्टेज 3 में आएगी। मैक्रो लेवल पे हमने अभी डिविजन्स और डिस्ट्रिक्ट इनकी बाउंड्रीज को फ्रीज किया है। ओके। तो एक बड़ा ये मतलब हैरानी लगती है कि जो मूल रिपोर्ट थी, रामलुभाया कमेटी की रिपोर्ट थी, उसको करीब 1 साल लगा जिलों के पुनर्गठन को प्रस्तावित करने में, नए संभाग के पुनर्गठन प्रस्तावित करने में। और अभी जो आपका मैंडेट था वो भी उनकी समीक्षा करने का था कि वो सही हुआ काम या नहीं हुआ ब्रॉडली। तो ये सब काम आपने 2 महीने में कैसे कर लिया? इसको रादर कह सकते हैं कि 2 महीने की समय सीमा से भी 24 घंटे पहले आपने रिपोर्ट सबमिट कर दी। तो ऐसी क्या मेथडोलॉजी आपने अपनाई, क्या प्रक्रिया थी उसकी? प्रक्रिया पवन जी बिल्कुल, चूँकि मैं IAS में आने से पहले कृषि वैज्ञानिक था और मुझे सौभाग्य मिला डॉक्टर स्वामीनाथन जी के साथ काम करने का, तो मेरी अप्रोच इसमें थोड़ी साइंटिफिक और मेथोडिकल रही। नंबर 1, रामलुभाया साहब की जो रिपोर्ट थी करीब 250 पेज की, उसका पूरा अध्ययन किया। उससे पहले एक परमेश चंद्र जी की अध्यक्षता में भी कमेटी बनी थी, उसका भी अध्ययन किया। तो स्टेप नंबर 1, थॉरो एनालिसिस एंड स्टडी ऑफ द रिपोर्ट सबमिटेड बाय माय सीनियर्स। स्टेज नंबर 2, जब आपने इतने देख लिए हैं, और चूँकि मैं राजस्थान में अपने लगभग 44 ईयर्स के IAS करियर में करीब 15 लाख किलोमीटर की ट्रैवल ऑलरेडी कर चुका हूँ, क्योंकि मेरी फील्ड पोस्टिंग्स रही हैं, डायरेक्टर एजुकेशन, डायरेक्टर टूरिज्म, सेक्रेटरी टू CM, इस तरह की। तो राजस्थान मेरे काफ़ी देखा वाला था, तो अध्ययन कर लिया, पूरी स्टडी कर ली, और फिर हमने कुछ फील्ड विजिट्स भी की। फील्ड विजिट्स में जो नए ज़िले बने हैं, 17 में से मैं 14 ज़िलों में हुआ पर्सनली, और वहाँ फिर कलेक्टर साहिबान से, SP से, वहाँ के स्थानीय विधायक से, प्रधान प्रमुख और जनप्रतिनिधि से, और जो जनता की डेलीगेशंस हैं उन सब से मैंने फीडबैक लिया। तो सीइंग इज़ बिलीविंग। तो मैं खुद जाके अनूपगढ़ जैसे नाइट होल्ड किया, शाहपुरा में नाइट होल्ड किया, गंगापुर गए, इस तरह से पूरा। तो फील्ड विजिट्स combined with the analytical study of the previous reports, and then
ऐसे तो खैर आपका राजस्थान का चप्पा चप्पा देखा हुआ है, आपने 15 लाख किलोमीटर यात्रा की हुई है, तो फिर भी कहाँ खास तौर पे आपको लगा जहाँ मौके पे जाने की ज़रूरत पड़ी आपको? अनूपगढ़ से, अनूपगढ़ में जाके मौके पे देखना पड़ा। इसी तरह से फलौदी मैं खुद गया, नाइट आउट किया, तो शाहपुरा, खैरथल। अब खैरथल अलवर से बहुत क्लोज है, 35 किलोमीटर ही है। तो कहीं जगह जैसे गंगानगर से अनूपगढ़ बहुत दूर पड़ता है, फलौदी जोधपुर से और भी दूर पड़ता है, तो कई बार डिस्टेंस भी एक पॉजिटिव फैक्टर बन जाता है ज़िले को सर्वाइव कराने में, पुराने में। और इसी तरह से हमने कोशिश की कि जिस किसी का भी फीडबैक आ सके, सबने खुला ओपन हाउस रखा ताकि कमेटी के सदस्यों को और हम सबको, पब्लिक भी आके एजुकेट कर सके कि उनकी क्या व्यू पॉइंट है उस पर। एक बेबाक जवाब आपका चाहूँगा इस प्रश्न पे। जब ये रामलुहाया कमेटी बनी थी और चूँकि ये निर्णय या ये प्रस्ताव वापस समीक्षा के लिए आए ही हैं, तो ये तो हम मान ही सकते हैं कि इनमें पॉलिटिकल पुट ज़्यादा था। जब ये प्रस्ताव बने थे तो ये राजनीतिक आधार पे बने थे, और ये भी एक आम धारणा है कि चूँकि चुनाव सिर पे थे, उस समय इनकी घोषणा हुई तो कोई ना कोई राजनीतिक परिप्रेक्ष्य इनका रहा होगा। तो अब जब आपने समीक्षा की तो आपने क्या राजनीतिक जो अपने MLAs हैं, MPs हैं, स्थानीय जनप्रतिनिधिगण हैं, उनकी भी राय मशवरा लिया, और उनका दबाव किस पे था? नए ज़िले बनाने पे था या इनको कम करने पे था? बिल्कुल, आपने बड़ा टू द पॉइंट बात कही और मैं भी टू द पॉइंट जवाब दूंगा। बस मेरे अपने कमेटी के इस 2 महीने के कार्यकाल में लगभग 45 माननीय विधायक महोदय से मैं मिला, 1-to-1 इंटरेक्शन किया, और करीब 10 MP साहिबान से, 5 से भी ज़्यादा मंत्री साहिबान से, उन सब से इंटरेक्शन किए। और काफ़ी माननीय सदस्यों ने मुझे राइटिंग में भी अपनी फीडबैक भेजी, और उनकी फीडबैक का थ्रस्ट 2-3 फैक्टर्स पे मेन था। जुरिस्डिक्शनल नंबर 1 कि भाई क्षेत्राधिकार के नाते, और दूसरा ये कि हर जनप्रतिनिधि का अपना अपना एक कंफर्ट जोन होता है। अब आप इसको वोट बैंक भी कह सकते हैं। तो वो जो कंफर्ट जोन है, वो कंफर्ट जोन कहीं डिस्टर्ब नहीं हो जाए। तो हमारे जनप्रतिनिधि साहिबान ने ज़्यादातर जो सुझाव दिए, उनका एक इम्पॉर्टेंट ओरिएंटेशन ये भी था कि जो मेरा कंफर्ट जोन में डिस्टर्ब नहीं हो जाए, या अगर डिस्टर्ब हो गया तो रिस्टोर हो जाए। हाँ। तो ये जिलों बनाने को लेकर के न केवल ये पॉलिटिकल लोग ही एक्टिव थे, बल्कि बहुत सारे व्यापारिक संगठन, औद्योगिक संगठन, NGOs, बहुत सारे सोसाइटी के ग्रुप्स हैं, वो भी इसमें काफ़ी हिस्सा ले रहे थे और कह रहे थे कि ऐसा बनना चाहिए, ऐसा नहीं बनना चाहिए। तो इन जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं, इनको भी आपने कंसिडर किया? जी हाँ, बिल्कुल। जैसे मैं फलौदी गया, अनूपगढ़ गया, शाहपुरा गया, तो वहाँ पे अच्छी संख्या में डेलीगेट्स आए। अच्छा। व्यापार मंडल भी आ रहा है, तो वहाँ का पत्रकार संघ भी आ रहा है, तो वहाँ के जो प्रोमिनेंट सिटीजन्स वो भी आ रहे हैं, एक्स प्रधान आ रहे हैं, प्रमुख आ रहे हैं। क्योंकि ज़िला और इस तरह का एक ही सेंटिमेंट ऐसा हाई होता है कि लोगों को अपना वो एक आइडेंटिटी का भी इसमें बहुत बड़ा। तो मुझे 50 से भी ज़्यादा डेलीगेशंस मिले, और ज्ञापन तो सैकड़ों में आए हैं। हमने सबका स्टडी किया, सबको हमने बाकायदा टेबुलेटेड किया करके उसकी, और उनकी भावनाओं को कोशिश की रिफ्लेक्ट करने की, ताकि गवर्नमेंट को जब हमारी रिपोर्ट जाए तो वो एक वेल एनालाइज्ड, वेल कंसिडर्ड, और सारे डायमेंशन उसमें रिफ्लेक्ट हों, एडमिनिस्ट्रेटिव भी हो, पब्लिक सेंटिमेंट्स भी उसमें आए, और जुरिस्डिक्शनल भी हो। रही पॉलिटिकल उसकी बात, तो वो मेरे दायरे में नहीं था। बस मैंने उसको कंफर्ट जोन तक कन्फाइंड रखा। बहुत अच्छा। जब ये ज़िलों की बात चल रही थी तो ख़ास तौर पे 2 ज़िले, एक तो जयपुर और दूसरा जोधपुर, इनमें शहर के अलावा ग्रामीण ज़िलों के रूप में भी इनको पुनर्विभाजित किया गया। जी। उसको लेकर के काफ़ी विरोध था। यहाँ के जो उस समय के कैबिनेट मंत्री थे, तो 2 मंत्रियों ने भी इसका काफ़ी विरोध किया, ख़ासतौर पे जयपुर के मामले में, कि जयपुर ग्रामीण या जयपुर शहर करने से जो इंटरनेशनल लेवल पे जयपुर की छवि है या जो टूरिज्म सिटी है, वो लोग उससे कंफ्यूज होंगे कि ये जयपुर है या जयपुर ग्रामीण में जाना है या जयपुर शहर में जाना है। तो इस बारे में भी आपके सामने बातें आई होंगी? तो मैं दोनों कलेक्टर साहिबान से मिला, जोधपुर कलेक्टर से मिला और जयपुर कलेक्टर से मिला। खुद मैं कलेक्ट्रेट गया और वहाँ के ऑफिसर से डिस्कस किया, लोगों से मिला, भावना दी। तो आम भावना जो थी वो इस सेपरेशन के पक्ष में नहीं थी। आम भावना, वो जनप्रतिनिधि साहिबान भी और एक आम जन भी। और
सब ने ये कहा साहब हमारा तो वो कंसोलिडेटेड ज़िला ही ठीक था। और दूसरा इसका एक एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट ही आया पवन जी कि जो शहर के कलेक्टर थे वो ऑलमोस्ट एक तरह से अपन कह सकते हैं एपीओ हो गए, ऑलमोस्ट लाइक अवेटिंग पोस्टिंग ऑर्डर। सही है। अब मैं जब जयपुर कलेक्टर ऑफिस में गया तो मैंने देखा वो कलेक्टर साहब के साहब एकदम काम ही बंद है। वो तो मेरे पास चूँकि जयपुर ग्रामीण का चार्ज है इसलिए कुछ मेरे पास काम है, अन्यथा अब क्योंकि अगर आप ग्रामीण अलग कर देते हैं तो फिर कलेक्टर का कोई रोल नहीं बच जाता, एक तरह से वो सुपर न्यूमररी हो जाता है। तो इस बात को भी मैंने रिपोर्ट में लिखा है कि इस पर कैबिनेट विचार करे कि ये जो सेपरेशन हुआ है ये शायद ऑर्गेनिक नहीं था, एडमिनिस्ट्रेटिवली इतना कन्वीनियंट नहीं था और जन भावना भी इसके ज़्यादा पक्ष में नहीं है। तो मैंने तो एनालिसिस करके दे दी, अब फाइनल डिसीजन गवर्नमेंट को लेना है। अब आपने रिपोर्ट तो सबमिट कर दी, अब वो अभी तो कमेटी के पास ही है। ऐसा जानने में आया था कि लगभग 60 नए ज़िले बनाने के प्रस्ताव रामलुभाया कमेटी को मिले थे, लेकिन बनाए गए थे 17। पुनर्गठन 19 का किया था, जब जोधपुर और जयपुर वाले को अगर हटा दें तो 17 नए जिलों की घोषणा हुई और 3 नए संभागों की घोषणा हुई। तो आपने जो अभी ये समीक्षा की है इसमें जिलों की संख्या 17 से ज़्यादा प्रस्तावित की है या कम प्रस्तावित की है? मैंने नए ज़िले प्रस्तावित ही नहीं किए हैं। अच्छा। क्योंकि मेरा जो मैंडेट था वो क्लियर था कि आप जो बने हैं इनको इन पैरामीटर्स पे जज करके एनालिटिकल रिपोर्ट दीजिए। तो मेरी रिपोर्ट एनालिटिकल ज़्यादा है और उसमें मैंने अपने उस दायरे से बाहर जाके कुछ भी सजेस्ट नहीं किया। मैंने सिर्फ ये बताया ये जो ज़िले बने हैं या जो डिविजन्स बने हैं इनकी एडमिनिस्ट्रेटिव और इंफ्रास्ट्रक्चरली वायबिलिटी क्या है। फाइनल डिसीजन तो कैबिनेट को लेना है। ठीक है। तो और बहुत सारे राज्य हैं उनमें भी समय समय पे ऐसे पुनर्गठन हुए होंगे, तो उनमें क्या प्रक्रिया अपनाई जाती रही है, उसको कुछ देखा? इसका भी मैंने अध्ययन किया और ये देखा कि हमारे जो कंपेरेबल स्टेट्स हैं, हमारे पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश है, गुजरात है, उत्तर प्रदेश है, इन सब में उनका एरिया कितना है, ज़िले कितने हैं, किन किन स्टेज में कितने कितने ज़िले बने, वो सब हमने अध्ययन किया। और साथ में एक बेंचमार्क कॉन्ट्रास्ट के रूप में जो हमारे हिंदुस्तान का वन ऑफ द बेस्ट गवर्नड स्टेट्स तमिलनाडु कहलाती है, तो तमिलनाडु के भी पैरामीटर्स हमने लिए और वहीं से हमने उसकी बेस्ट प्रैक्टिसेस को लिया। सिस्टम लगभग सब जगह यही था कि नए ज़िलों का रिव्यू करने से पहले एक कमेटी का गठन होता था और उसमें सबकी सुनवाई करके और फिर एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी के हिसाब से ज़िले बने जाते थे। अब इसमें दोनों एक्सट्रीम थे। हरियाणा का मॉडल हमारे सामने है जहाँ बहुत कॉम्पैक्ट और बहुत कम एरिया के ज़िले हैं, मगर हरियाणा का एरिया भी बहुत कम है। इसी तरह से अगर राजस्थान देखें तो वहाँ के ज़िले जो हैं वो हरियाणा के बजाय 3 गुना 4 गुना एरिया में बहुत ज़्यादा हैं। सो ऑप्टिमम मैं कह सकता हूँ कि राजस्थान में अभी जो अपने पास हैं वो ऑप्टिमम है और अपना एरिया भी ज़्यादा है, पॉपुलेशन डेंसिटी भी कंपैरेटिवली कम है और एक्सट्रीम पे है। अब जैसलमेर बाड़मेर में पॉपुलेशन डेंसिटी अगर 10 है तो भरतपुर धौलपुर में पॉपुलेशन डेंसिटी 273 है। बहुत ही फर्क है। इतना फ़र्क है। जी जी। अच्छा, एक मोटा अनुमान से लोग कहते हैं कि एक नया जिला स्थापित करने में करीब करीब 2000 करोड़ रुपए का खर्चा आता है। इंफ्रास्ट्रक्चर पे हो सकता है, बिल्डिंग्स पे, सरकारी दफ्तरों की बिल्डिंगें हो सकती हैं, नए सरकारी कार्यालय हो सकते हैं। तो इतना सब जो वित्तीय संसाधन चाहिए होंगे, क्या वो भी आपका मैंडेट था? इसी तरह से जो नए अधिकारी कर्मचारी लगाने पड़ेंगे, जैसे कलेक्टर ही लगाने पड़ेंगे तो आईएएस के इतने पद बढ़ाने पड़ेंगे, इसी तरह एसपी लगाने पड़ेंगे तो आईपीएस के इतने पद बढ़ाने पड़ेंगे, उनके नीचे का पूरा स्टाफ होगा तो नई भर्तियां करनी पड़ेंगी। तो ये सब गणना और ये सब कैलकुलेशन भी अभी इसी स्तर पे हो रहा है या ये बाद में होगा? इस मामले में मैंने वित्त विभाग से विचार विमर्श किया था। राजस्थान सरकार के वित्त विभाग की राय ये थी कि एक ज़िला बनाने में कम से कम 500 करोड़ और मैक्सिमम 1500 करोड़ तक का खर्चा आता है। और ये खर्चा कोई एक मुश्त नहीं होता, ग्रेजुअल होता है। जैसे आप इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं तो मैन पावर, इंफ्रास्ट्रक्चर और ये सब, मेरा मैंडेट ये था कि जो उपलब्ध वित्तीय संसाधन और डिस्ट्रिक्ट का रेवेन्यू क्या है, उसका रेवेन्यू बेस क्या है, उसको हमने एनालिस किया कि उसकी वायबिलिटी कितनी है। प्लस ये भी देखा जाए कि ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर कितना अवेलेबल है ताकि गवर्नमेंट का थोड़ा व्यय कम हो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से। तो अगर कोई बहुत छोटा ज़िला है तो नेचुरली वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा। और बहुत बड़े जैसे मैं फलोदी गया तो फलोदी में ऑलरेडी वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बेस इतना स्ट्रॉन्ग था क्योंकि वहाँ इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट का बहुत ज़बरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर बेस था। तो कलेक्टर, एसपी, डिस्ट्रिक्ट जज वगैरह जो भी हैं उनको आराम से अच्छे अच्छे ऑफिसेस मिल गए, अच्छे उनको रेजिडेंसेस मिल गए और ओपन स्पेस करके सिविल लाइंस वगैरह सब एक तरह से वो हो गया। तो किस बेस पे आप शुरू करते हैं उसका भी इस पर इम्पैक्ट रहा।
तो इस एस्पेक्ट को भी हमने देखा है और अपनी रिपोर्ट्स में एनालिसिस करके रिपोर्ट दी है। तो अब आपने रिपोर्ट तो बहुत समय पे प्रस्तुत कर दी और कल मेरे ख्याल से आपने कैबिनेट सब कमेटी के सामने अपना प्रेजेंटेशन भी दे दिया। तो आगे आपको क्या लगता है कितना टाइम और लगेगा कि ये पब्लिक के लिए आ जाएगा कि अब फाइनली कितने नए ज़िले बन रहे हैं और कितने संभाग नए बन रहे हैं? मुझे उम्मीद है कि इस पर राज्य सरकार यथासंभव शीघ्र निर्णय लेगी, क्योंकि सेंसस भी की घोषणा हो चुकी है। तो अब इस निर्णय को मुझे लगता है कि आने वाले 8-10 दिन में सरकार कर लेगी, क्योंकि ये एक बेसिक है। जब आप ज़िला और डिवीज़न फ्रीज करें तो फिर आगे का स्टेप वो फाइन ट्यूनिंग होगी। सो मुझे यकीन है कि इस पर बहुत शीघ्र निर्णय ले लिया जाएगा। तो ये जो आपके कमेटी में और 4 मेंबर्स थे, फाइनेंस के थे, रेवेन्यू के थे, ग्रामीण विकास के थे, होम के थे, तो इन लोगों का क्या भूमिका रही इस पूरे में? ये आप लोग साथ ही मूव करते थे या कैसे? उन सबसे मैं पहले 1-to-1 मिला, उनके भी विचार जाने, और फिर जब बाद में मेरी सब जगह मैं विज़िट करके आ गया, मैंने अपना एनालिसिस कर लिया, तो जो मैंने ड्राफ्ट रिपोर्ट बनाई थी वो इन सभी हमारे अधिकारी साथियों ने देखी, और देखने के बाद उनकी भी टिप्पणियाँ और जो भी फीडबैक आया उसको इनकॉर्पोरेट करते हुए। कलेक्टिव एफर्ट था, वन मैन शो तो नहीं था? नो, इट वाज अ कलेक्टिव एफर्ट, और सबका बहुत वैल्यूबल इनपुट था। सब बड़े मजे हुए ऑफिसर्स हैं, उनका आई एम ग्रेटफुल टू देम। उन्होंने बहुत अच्छे इनपुट्स दिए, और जो बाद में जो सबमिट की गई रिपोर्ट वो बिल्कुल यूनानिमस है। चलिए, आपने बहुत ही एक नया मापदंड प्रदर्शित किया कि कोई कमेटी बने तो उसकी रिपोर्ट टाइम पे भी प्रस्तुत की जा सकती, कमेटी का कार्यकाल एक्सटेंड करने की ज़रूरत नहीं, टाइम से पहले, बिल्कुल समय से पहले। जी। तो आप आज हमारे साथ हैं, तो अब रहा नहीं जाएगा कि आपसे इससे अलावा आपने जो इतनी बढ़िया अपना IAS की नौकरी की है, जी, राजस्थान के ही बाड़मेर के एक छोटे से इलाके से आप आते हैं और बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आप आते हैं और सभी महत्वपूर्ण पदों पे आप रहे। और मैं अगर निष्कर्ष रूप में कहूँ तो आपके जो पोस्टिंग का जो ग्राफ है उसमें JDA, टूरिज़्म और RPSC, इन 3 के लिए ख़ास तौर पे लोग आपको जानते हैं। जी। तो JDA, जब आप JDA में JDA कमिश्नर थे तो आपने एक उसको नाम दिया था जबरो दोस्त आपनों जी। और मुझे लगता है वो दोस्त ना रहा, वो जो पब्लिक का दोस्त आपने कहा था वो दोस्त ना रहा। अभी के हालात तो यही बता रहे हैं, एक दिन में ACB की कार्रवाई में 7 लोग पकड़े जा रहे हैं और वो भी केवल एक ही जोन में। तो इस पूरे पे आपकी क्या टिप्पणी है, कैसा लगता है आपको? दोस्त को दोस्त वापस बनाना पड़ेगा, और बनाया जा सकता है, क्योंकि जब मैंने कमिश्नर JDA के रूप में ज्वाइन किया तो मैंने इसको ओपन डोर पॉलिसी रखी। रोज़ाना 3 बजे सारे डिप्टी कमिश्नर साहिबान, सारे डायरेक्टर्स वो बैठते थे और हम लोग 3 से 4 ओपन हाउस रखते थे। अगर आप ओपन हाउस रखेंगे, आम नागरिक आपसे कभी भी संपर्क कर सकता है, तो आप देखिए काफ़ी हद तक जो गलत प्रैक्टिसेस है वो वैसे ही रिड्यूस हो जाती है। पब्लिक को हिम्मत आती है कि कमिश्नर खुद बैठे हैं, सारे DCs बैठे हैं और वो तो उसका मुझे बहुत अच्छा फीडबैक मिला, नंबर 1। तो सुबह तो मैं साइट विजिट पे जाता था और लंच के बाद ये करके, और फाइल वर्क जो है वो फिर 7 बजे के बाद। तो इससे क्या हुआ कि पब्लिक को एक JDA के प्रति जो आस्था थी, और इसलिए मैंने वर्ड क्या रखा, जबरो दोस्त आपनों। थोड़ा जबरा तो है मगर दोस्त है। आफ्टर ऑल JDA में हर आदमी का काम पड़ता है, तो मैंने कोशिश की उसको यूजर फ्रेंडली बनाने की। और जैसे एक निर्णय जो लिया वो आज भी कायम है कि हम किसी भी किसान की ज़मीन लें तो उसको बजाय नगद के डेवलप लैंड मुआवजे में दें। तो उससे आप देखिए कि चाहे बगरू के किसान हो, चाहे नोटा के हों, वो लाइन लगा के हमारे पास आते थे कि हमारी ज़मीन लीजिए, क्योंकि आप उसको डेवलप। भाग्य ये है कि इसी प्रावधान का सबसे ज़्यादा दुरुपयोग पीछे कुछ समय से हुआ, चर्चित रहा। ये अब निर्भर करेगा कि हमने आपको 1 किलो घी ला के दिया, अब आप 2 चम्मच खाओगे तब तो हेल्दी रहोगे। एक साथ आपने 250 ग्राम पी लिया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो एक कंसेप्ट तो अच्छा था कि JDA अगर कोई कॉलोनी डेवलप कर रहा है तो किसान भी उसका एक स्टेक होल्डर हो जाता था। भाई ऐसा नहीं किसान को लगे कि मेरी ज़मीन तो ले ली आपने 2 लाख रुपए बीघा में, अब आप उसको गजों में बेच रहे हो। तो वो एक, तो उसका बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स हमको मिला। ऐसी पर्यटन में आपने बहुत नवाचार किए। राजस्थान के संदर्भ में पधारो हमारे देश, ये टैगलाइन आपकी दी हुई थी। बाद में इसको राजस्थान जाने क्या दिख जाए, ये टैगलाइन आई, वो शायद इतना वर्क नहीं करा उसने। और आप तो केंद्र में भी पर्यटन में रहे, राज्य में खूब आपने काम किया, और राजस्थान में अकूत संभावनाएं हैं पर्यटन की। तो आपको क्या लगता है वर्तमान परिदृश्य में पर्यटन में किस तरह से काम होना चाहिए? अब देखिए, कोविड के बाद
अधिकांश लोग अब अर्बन सेंटर्स में जाना कम पसंद कर रहे हैं और वो रूरल और उसमें जा सकते हैं। तो मेरे हिसाब से फॉर्चुनेटली राजस्थान की जितनी भी हेरिटेज प्रॉपर्टीज़ हैं वो ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में है। तो हमारे यहाँ रूरल टूरिज़्म, एग्रो टूरिज़्म, क्रूज़ टूरिज़्म, हमारे यहाँ 600 बांध हैं राजस्थान में और भगवान की कृपा से लगभग सारे ओवरफ्लो हो रहे हैं आज। कैनाल टूरिज़्म, कैनाल क्रूज़, तो ये ऐसे अनएक्सप्लोर्ड एरियाज़ हैं। एडवेंचर टूरिज़्म, और लकीली हम लोग लार्जेस्ट स्टेट ऑफ द कंट्री हैं, तो यहाँ कभी सेचुरेशन तो आ ही नहीं सकता। और राजस्थान के बारे में अक्सर मैं ये कहता हूँ कि हमारे यहाँ तो पीपल आर ए डेस्टिनेशन, यहाँ के लोग ही अपना आप में एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, एक नई कॉन्सेप्ट है। हाँ, पीपल आर ए डेस्टिनेशन। और राजस्थान की पर्यटन वैसे भी अब जनदुख बन चुका है, क्योंकि हमारे यहाँ तो कहावत है, घरे आयो तो माँ जायो, ये कहावत है हमारे राजस्थान में। घरे आए तो माँ जाए, यानी जो मेरे घर आया है वो मेरी माँ का जाया है, मेरा भाई मेरी बहन की तरह, उस तरह से मैं स्वागत करूँ। तो ये हमारे राजस्थान की जो इमेज है पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में, मोस्ट फ्रेंडली हॉस्पिटेबल स्टेट ऑफ द कंट्री के रूप में। तो बहुत संभावनाएं हैं इसमें काम करने की, अकूत संभावना। एक जो तीसरा आरपीएससी से आपका नाम जुड़ता है, तो वर्तमान में आप देखते हो पिछले लगभग 1 साल से खबरों में, अखबारों में आरपीएससी छाया हुआ है। चाहे वो पेपर लीक हो, चाहे वो नकल का मामला हो, चाहे वो इंटरव्यू में पक्षपात की बात हो, ऐसी सारी बातें चल पड़ी हैं। और अभी हाल ही में आप देख रहे हैं आरपीएससी मेंबर अरेस्ट हो रहे हैं। तो एक संवैधानिक संस्था, इतनी बड़ी संस्था जिसमें सारे युवाओं का भविष्य उस पर निर्भर करता है और लोगों का इतना भरोसा रहता है, तो उसका भरोसा लोगों के मन से टूट गया है। तो क्या सोचते हैं आप, ऐसे कैसे इसका गठन होना चाहिए, सदस्यों का चयन किस आधार पर होना चाहिए, और पूरा इसका कैसे आमूलचूल ढांचा बदले, कैसे इसमें आधुनिक तकनीक का समावेश हो कि लोगों का भरोसा बने इस पे वापस? आपने बहुत महत्वपूर्ण और एक संवेदनशील प्रश्न किया और उसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ पवन जी। और मुझे सौभाग्य मिला इस कमीशन के 2 साल अध्यक्ष के रूप में काम करने का। तो चूँकि मेरा साइंटिफिक बैकग्राउंड है, तो मैंने खुद जाके पहले जो टॉप एग्जामिनेशन सिस्टम हमारी कंट्री के हैं, जैसे बिट्स पिलानी, आईआईटी दिल्ली, तो उनका जाके पहले अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद यूपीएससी गया और फिर मैंने कुछ ऐसे रिफॉर्म्स किए, जैसे कि अभी जो मेजर प्रॉब्लम आ रही पेपर लीक की, तो हमने कहा भाई जब पेपर छापो ही मत तो लीक कैसे होगा। यानी हमने 110 एग्ज़ाम किए, उसमें 100 एग्ज़ाम ऑनलाइन करवाए। अगर आप एग्ज़ाम ऑनलाइन कराएंगे तो क्वेश्चन रेंडमाइज होते हैं, आंसर्स रेंडमाइज होते हैं, तो उसमें लीकेज, तो इसलिए वो 110 में से जो 100 एग्ज़ाम हमने ऑनलाइन कराए वो फुल प्रूफ ऑन डॉट हुए। दूसरा, इवन कॉपियाँ जचवाने का काम हमने ऑन स्क्रीन करवाया। तो मेरा ये मानना है कि ह्यूमन इंटरेक्शन को अपन मिनिमाइज कर दें, तो ये जो फिज़िकल प्रॉब्लम्स हैं पेपर लीक की या नकल की इस तरह की, उनका डिजिटल सोल्यूशन हम कर सकते हैं और हमने किया। और 11 दिन में हमने आरएस का प्रीलिम का रिजल्ट निकाला था और 45,000 यूथ सेलेक्ट हुए थे। टोटल 29 एग्ज़ाम करवाए और सबने ज्वाइन किया और एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। तो मेन कारण था डिजिटल नंबर 1, सिस्टमेटिक नंबर 3, और नकल का लिए हमने जैमर्स लगा दिए कि जो सेंटर्स पे जैमर लगाने से आपका ब्लूटूथ से लेके और ये सारी टेक्नोलॉजी उसको जैम कर देता है। तो प्लस फील्ड विजिट्स, मैं खुद हर ज़िले में गया था और पुलिस का और प्रशासन का और सबका बहुत ज़बरदस्त कोऑपरेशन रहा। एंड अगेन ओपन हाउस जैसे मेरा रहता है, जो भी कोई मिलने आता था आरपीएससी में कभी भी आके मुझसे मिल सकता था। तो वो अगर आपका ओपन हाउस है तो आपको पूरी स्ट्रेटम से आपको फीडबैक आती रहती है, तो आप अपना कोर्स करेक्शंस कर सकते हैं। और बेस्ट एक्सपर्ट्स को हम बुलाते हैं। यूपीएससी चेयरमैन खुद आए ये देखने के लिए कि हमने जो रिफॉर्म्स किए थे, ऑन स्क्रीन मार्किंग, डिजिटल इवेल्युएशन एंड मोस्ट ऑफ द एग्ज़ाम्स ऑन डिजिटल। तो अभी भी मेरा ये मानना है कि राज्य सरकार और लोक सेवा आयोग उस पर ध्यान दें कि जहाँ तक हो सके हम इसको डिजिटल एग्ज़ाम करवाएं। उससे काफ़ी हद तक मैं कह रहा हूँ 80-90% ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, पेपर लीक के भी और कॉपिंग के भी और मेल प्रैक्टिसेस की भी। चलिए, काफ़ी बात हुई। अंत में मैं चाहूँगा कि जो हमारा यूथ है जो इन प्रतियोगी परीक्षाओं में हिस्सा ले रहा है, उसके लिए तैयारी कर रहा है, बहुत स्ट्रेस में रहता है। जैसे कोटा में कोचिंग संस्थानों के बच्चों की बड़ी दुर्घटना की खबरें आती रहती हैं,
और यहाँ भी इतना स्ट्रेस रहता है, बेरोज़गारी इतनी बढ़ी हुई है। अब इस सरकार से कुछ उम्मीद बंधी है कि इन्होंने कहा है कि हम पहले साल में 1 लाख से ज़्यादा सरकारी नौकरियाँ देंगे, 5 साल में 4 लाख से ज़्यादा नौकरियाँ देंगे। तो ये सब हो रहा है, तो इन बच्चों को कैसे अपना मानसिक संतुलन ठीक रखना चाहिए, कैसे तैयारी करनी चाहिए और कैसे एम करना चाहिए, और क्या नौकरी ही विकल्प है या इनको अपने स्वरोजगार की तरफ भी ध्यान देना चाहिए? आपका इतना अनुभव है, इसलिए मुझे लगा आपसे पूछा। हाँ बिल्कुल, ये आपने बहुत ज्वलंत प्रश्न पूछा। और कोटा में जो हमारा यूथ की सुसाइड केसेस का जो संख्या बढ़ी है, ये हम सब के लिए चिंता का विषय है। मैं तो यूथ को ये कहना चाहूँगा कि मैं भी आपकी तरह दिल्ली में रह के एक छोटा मोटी कोचिंग इंस्टीट्यूट में तैयारी की मैंने, और सौभाग्य था अच्छी तरह से हो गए। स्ट्रेस स्वाभाविक है, स्ट्रेस आएगा ही। उसका एंटीडोट रहेगा नंबर 1, आप कुछ ऐसी हॉबी रखें जैसे म्यूज़िक है या गेम्स हैं। और आजकल मैं बहुत रिकमेंड करता हूँ कि आप प्राणायाम करें। बहुत अच्छा। योगाभ्यास और प्राणायाम करेंगे तो आपको डेफिनेटली काफ़ी हद तक उससे आपको, तो म्यूज़िक, योगाभ्यास, प्राणायाम, ये मैं रिकमेंड करता हूँ हमारे सारे युवा साथियों के लिए। और बिल्कुल स्ट्रेस नहीं आएगा। मैं 45 साल से IAS में हूँ, आज तक मुझे चिल्ला के किसी से बात नहीं करनी पड़ी, गुस्सा करना ही नहीं पड़ा, क्योंकि मैं रोज़ाना सुबह 45 मिनट्स तक प्राणायाम और योगाभ्यास करता हूँ। तो आप अपने फैकल्टीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। और हमेशा ये मान के चलिए, अक्सर मैं इसको कोट करता, हरवंश राय जी बच्चन ने कहा था, बाद में अमिताभ बच्चन उसको कोट करते हैं, मन का चाहे हो जाए तो अच्छा है, ना हो तो और भी अच्छा है। मतलब आप अपने हिसाब से सोच रहे हैं, हो सकता है उस परमपिता परमात्मा ने आप सबके लिए क्या सोच रखा हो। और यकीन कीजिए 99% अपने में यकीन कीजिए, और वो 1% क्रूशियल वो ऊपर वाले में यकीन कीजिए, तो सक्सेस आपकी आएगी। स्ट्रेस बिल्कुल मत दीजिए, स्ट्रेस लेती आपकी आधी एनर्जी वैसे ही कम हो जाती है। और इसलिए मैंने आज तक कभी अपने 45 साल के एज के करियर में किसी पे चिल्ला के नहीं बोला, कभी गुस्सा नहीं किया, और इसीलिए अभी BP और सब नॉर्मल है, और भगवान की कृपा। तो चलिए, राजस्थान के संदर्भ में इन नए ज़िलों की घोषणा, नए संभागों की घोषणा एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। और आने वाले समय में उपचुनाव भी होंगे, 6 विधानसभा सीट्स पे उपचुनाव भी होने हैं। और जो एक्सपर्ट कमेटी है उसने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी है। तो हमें उम्मीद करते हैं कि जो मंत्रिमंडलीय उप समिति बनी हुई है वो जल्दी ही अपनी रिकमेंडेशन फाइनल करेगी, और फिर कैबिनेट उस पर अंतिम निर्णय जल्दी लेगी, ताकि राजस्थान के इतने 7-8 करोड़ लोग जो अभी तक उम्मीद कर रहे हैं, जो इस संशय में हैं कि उनके इलाके को नए ज़िले में शामिल किया जाएगा या वो पुराने ज़िले में रहेंगे, वो संशय दूर होगा, वो बादल छंटेंगे और जल्दी ही सही स्थिति सामने आएगी। कुमार साहब, आपने समय निकाला और हमारे स्टूडियो में आए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पवन जी, आपका बहुत आभार। और आपके माध्यम से, और जो आपके करोड़ों श्रोता है, उनको भी मैं कहना चाहूँगा कि जिस तरह से हमारा प्रदेश प्रगति कर रहा है, आप भी अपनी तरफ से पूरा फीडबैक दें, और हमारे मीडिया के माध्यम से जन विकास की योजनाओं को, जैसे जैसे हमारे विकसित भारत की परिकल्पना है, हमारा राजस्थान भी विकसित हो, और आप हम इसमें साथ रहेंगे। आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया।